नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक में जोधपुर राजस्थान से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने कल पॉलिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं संविधान, कल हमने चैप्टर शुरू किया था संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास में भाग प्रथम हमने कल किया था। आज अपन भाग 2 करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हो तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा साथियों, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइएगा, हम संविधान के अगले टॉपिक पर बातचीत करते हैं। संवैधानिक विकास हमारा दोस्तों चैप्टर चल रहा था, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में अपन जो है सन 1786 तक के एक्ट ऑफ सेटलमेंट तक हम पढ़ चुके थे। अब अपन बातचीत करेंगे आगे, जिसमें अपन 1793 का चार्टर एक्ट पर बातचीत करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक याद रखने की ट्रिक बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस 73 से हर 20 साल बाद में चार्टर एक्ट, यानी कि एक अधिकार पत्र जिसे कहते हैं, आता था। तो जैसा कि आप समझेंगे, 20 साल प्लस करेंगे तो 1793, प्लस 20 साल करेंगे तो 1813, प्लस 20 करोगे तो 1833, प्लस 20 करेंगे तो 1853, और प्लस 20 में 1800। दोस्तों, इसके बाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तो प्रशासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ये 1858 में अधिनियम पारित करना पड़ा। तो इन 5 अधिनियमों को आप थोड़ा कंटिन्यूसली 20 साल की ट्रिक से याद रखिएगा। हम आगे बात करेंगे दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। आज अपन पहले पढ़ेंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति हुई थी। आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। हर जगह आपको पढ़ने को मिलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या चीज क्या है आखिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर? देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों कंपनी का एक व्यापारिक मंडल था, जो कंपनी के जितने भी व्यापारिक क्षेत्र थे उस पर अधिकार रखने का काम करता था। और इनमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 24। लेकिन ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी के इस मंडल पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए दोस्तों ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की, जिसे नियंत्रण मंडल कहते हैं। इसमें 6 सदस्य होते थे, और 6 की नियुक्ति और पदमुक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन करता था। यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, हम आगे बात करते हैं। आइएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है साथियों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो नियुक्ति हुई थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में नियुक्ति हुई। तो इन्हीं के लिए 1713, अब हम 1793 की बात करें, 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट में एक ही प्रावधान किया गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो 6 सदस्य हैं, उन सदस्यों व अन्य कर्मचारियों को जो वेतन और भत्ता जो दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। यानी 1793 के चार्टर एक्ट में यही प्रावधान किया गया कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया 1919 का अधिनियम, जो आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, उस अधिनियम तक जारी रही। क्लियर? आगे अपन बात करें साथियों 1813 का चार्टर एक्ट। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, ब्रिटिश संसद जो है कंपनी पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, यानी अपने ही नियंत्रण को मजबूत करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन्होंने दोस्तों लगातार चार्टर एक्ट यानी अधिकार पत्र भेजती रही। अब देखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान
किए। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले यही प्रावधान किया। सुनिएगा, कंपनी दोस्तों आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अगले 20 साल के लिए केवल 2 वस्तुओं पर जो है 2 वस्तुओं के साथ में अधिकार रखा, जिनमें एक तो दोस्तों चाय के साथ में चाय का व्यापार कर सकते हैं, दूसरा चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये अगले 20 साल तक रखा। बाकी अन्य सभी वस्तुओं पर व्यापार का जो एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। केवल इसी चाची पर, आपको याद नहीं रहे तो चाची ध्यान रख लेना, चाप और चाय चीप और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रखा, जो 20 साल तक आगे रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी आई तो व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन ब्रिटिश संसद ने व्यापारिक उद्देश्यों को इसको समाप्त करके अब उसको राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया। अब देखिएगा, पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात साथियों, दूसरी बात जो है, इस 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का राजस्व, 1 लाख रुपए का खर्च जो है अलग से भारतीयों की शिक्षा के लिए और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए रखा गया। 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि हम भारतीयों की शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए सालाना 1 लाख रुपये अलग से इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया। तीसरी बात यह कहा गई साथियों, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे ही हम यह देखते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर लिया गया और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए यह नियंत्रण रखा जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार जो है अब हम पर शासन करना चाहती है। तो इन्होंने इसी अधिनियम से हमें चार्टर एक्ट से हमें पता चल जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो है संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर कार्य करना चाहती है। तो ध्यान रखना, 2 बातें हुई। तीसरा प्रावधान यह किया गया दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको पता है केंद्रीय प्रशासन की नींव डाल दी गई थी। 3 सदस्य और एक गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनको शासन सत्ता सौंप दी गई। धीरे धीरे उनको और मजबूत किया जा रहा है। अब देखिए, तीसरी बात यह हुई कि बंगाल और बंबई, मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी साथियों, मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों के द्वारा जो भारत में कानून बनाए जाएंगे, उन कानूनों को ब्रिटेन की संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया इस 1813 के चार्टर एक्ट में। आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार जो है इस कंपनी के अधिकारियों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करके भारतीय शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहती है। तो बंगाल, बंबई, मद्रास जो है उनके द्वारा, उनके जो सरकार थी उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। चौथा प्रावधान जो है साथियों, वो भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इस समय दोस्तों जो हमारे भारतीय लोग थे ब्रिटेन में, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में अगला प्रावधान यह किया गया कि ईसाई मिशनरी जो थे, उन ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे दी गई, अनुमति दे दी गई, ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। वो अपने आप को सभ्य और हमको असभ्य माने जाते थे, यानी वो हमारे साथ में क्या करते थे, भेदभाव करते थे, दासता की दृष्टि से देखा जाता था। तो यह प्रावधान 4 जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट 1813 के चार्टर एक्ट में हुए। रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनिएगा। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देना। नंबर 2, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सालाना शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, ईसाई धर्म प्रचारकों को ईसाई मिशनरीज खोलने या धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता देना। नंबर 4,
केंद्रीय प्रशासन की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए बंबई, बंगाल और मद्रास की सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम या कानून जो थे उनका अनुमोदन ब्रिटिश संसद में करवाना अनिवार्य कर दिया गया। यह था 1813 का चार्टर एक्ट। मैंने आपको बताया ही था कि दोस्तों हर 20 साल के बाद में ब्रिटिश संसद जो है एक अधिकार पत्र भेजती थी। अब देखिए अगला जो अधिकार पत्र आया वो 1833 का चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट जो एक्ट आया, इस एक्ट में आपको दो बातों को पहले ही समझ में आ जानी चाहिए कि 20 साल के लिए जो अगला जो एकाधिकार रखा था चाय और चीन यानी चाची के साथ, मतलब व्यापारिक रूप में चाय और चीन के साथ व्यापार, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हुआ इस 1833 के अधिनियम में। पहली बात। नंबर 2, वहां पर जो दोस्तों 1 लाख रुपए जो व्यवस्था की थी सालाना शिक्षा के लिए देने की, यहां पर आते आते 10 लाख रुपए कर दी गई। यानी प्रति वर्ष 10 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए दी जाएगी। यह बात कर दी गई 1833 में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हुई दोस्तों 1800 यानी कंपनी जो है, कंपनी के अधिकारों को कम करके ब्रिटिश संसद अपने पावर को मजबूत कर रही है। ध्यान रखना, जो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पड़ी, उसको और मजबूत करके यहां पर कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। यानी कानूनी तौर पर भी केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया गया। वो कैसे, सुनिएगा दोस्तों। बंगाल देखिए, मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। 3 प्रेसिडेंसी जो थी, इन तीनों में से दोस्तों इसको 1773 में आपको पता है गवर्नर जनरल बना करके इनको इनके अधीन किया, तो पावरफुल बनाया। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। आप समझ गए होंगे, यानी संपूर्ण भारत की जो सत्ता है इनके हाथ में सौंप दी गई और कानूनी तौर पर केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था 1833 के चार्टर एक्ट में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और वो कौन था जो प्रथम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका नाम आप याद रखिएगा साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही से सवाल उठाया जाता है। ज्यादा डीपली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वहां से आपको सवाल नहीं मिलेगा। सवाल इतना डीपली भी मत पढ़ना कि सवाल ऊपर से आए और हमारे दिमाग से मिस हो जाए। ध्यान रखना, संपूर्ण बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में बना था। ठीक, अब दोस्तों इस चार्ट इसमें अब जो है संपूर्ण भारत की जो सत्ता है, शासन व्यवस्था का जो होल्डर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी भारत के गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद जो 3 सदस्यों की बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो ही चलाती थी। सुनिएगा ध्यान रखने से, वो ही शासन चलाने लगी। अब दोस्तों इस बंगाल, इस भारत के गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद जो थी इसकी, उसके द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वो अब पूरे भारत में लागू होंगे और इस अधिनियम से वो दोस्तों अधिनियम कहलाने लग गए। अधिनियम कहलाने लग गए 1833 के चार्टर एक्ट से वो अधिनियम कहलाने लग गए। इससे पहले वो नियामक कानून कहलाते थे, नियामक कानून कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, नियामक कानून कहलाते थे। अब देखिए ब्रिटिश संसद वहां से दोस्तों हर 20 वर्ष अधिकार पत्र भेजती रही। यहां पर कंपनी में इतना वो क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश दिया इस अधिनियम के तहत। क्या आदेश दिया कि एक विधि आयोग का गठन किया जाए, एक विधि आयोग का गठन किया जाए और इस कार्यकारिणी में जो 3 सदस्य हैं इनमें एक विधि सदस्य को भी इंक्लूड करके 4 सदस्य बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इस 1833 के चार्टर एक्ट में
एक विधि आयोग बनाया गया जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना। लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने। लॉर्ड मैकाले, सवाल पूछा गया दोस्तों ध्यान, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना, सन 1835 में बना। 1835 35 में बना साथियों, 35 में बना, ध्यान रखना 1835 में बना। और इस लॉर्ड मैकाले को कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिनको आगे चलकर 1853 के चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से कार्यकारिणी सदस्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ध्यान रखेगा, यह कानूनों को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए आयोग बनाया गया। अब देखिएगा, हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं आपके साथ में। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया। 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों आपको पता है 10 लाख रुपए खर्च किए। यहीं से एक दोस्तों ये जो प्रथा निकली कि भारतीयों के साथ में भेदभाव को रोका जाए, दासता को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल दासता को दोस्तों इसी अधिनियम से समाप्त किया गया और भारतीयों के साथ भेदभाव को रोका जाना चाहिए। यहीं पर बातचीत हुई कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, परीक्षाओं के माध्यम से करवाया जाए। लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत दोस्तों बातचीत हुई, लागू नहीं हो पाया। तो यह तो था 1833 के चार्टर एक्ट में। अब देखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में यही जानकारी दोस्तों हमें 1833 के चार्टर एक्ट में मिलती है। अब आगे बात करेंगे अपन 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें सबसे पहले साथियों पहली बात यह हुई कि कार्यपालिका और विधायिका को बिल्कुल अलग कर दिया गया। पहली बात आप ध्यान रखें, कार्यपालिका और विधायिका को पूर्ण रूप से पृथक्करण कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। मैं लगा आता हूं आपको एक सवाल बता देता हूं साथियों। हम जब भारतीय संविधान का भाग 4 आयरलैंड से लिया गया प्रावधान डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ते हैं तो उनमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो प्रावधान है, वो 50वां जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्ण रूप से अलग होगी। वहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका है अनुच्छेद 50। दोस्तों मैं लगे हाथों आपसे याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग किया गया है आर्टिकल 50 में। और अंतरराष्ट्रीय संबंध हो चाहे अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति हो, दोनों ही आप याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ कोई भी बात हो अनुच्छेद 51 में है। याद रखना, ये दोनों अनुच्छेद आपको इसी के साथ में याद हो जाने चाहिए ताकि आगे अपन जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अनुच्छेद 38 तो मैंने आपको बताया ही था, समान कार्य समान वेतन, सामाजिक न्याय वाला। आगे बढ़ते हैं अपन। तो पहला कार्य यह हुआ, कार्यपालिका व विधायिका को पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद का गठन हुआ जिसमें 12 सदस्यों को रखा गया। 12 सदस्यों को रखा गया और संपूर्ण भारत के लिए एक भारतीय मामलात मंत्री की नियुक्ति हुई जो क्राउन के द्वारा की गई। यह 12 सदस्यों की विधान परिषद जो है भारत में शासन व्यवस्था को देखती थी। ठीक है, पहली बात तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह हुआ। दूसरी बात दोस्तों 1853, देखिए जब मैंने अभी आपको बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को बिल्कुल दोस्तों समाप्त करने की बात कही गई, उसी एक्ट की मतलब बात को देखते हुए याद रखना यह सवाल, 1843 में भारत में दास प्रथा पर कानून बना, गुलाम प्रथा पर कानून बना, बिल्कुल दोस्तों समाप्त कर दिया गया। उस समय भारत में दोस्तों गवर्नर जनरल जो थे वो एलन बरो थे। यह सवाल पूछा हुआ है, एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। आपको पूछ सकते हैं 3 प्रथाएं समाप्ति दोस्तों। 1829 में सती प्रथा जो निवारण अधिनियम आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
1856 में विधवा विवाह पर जब आया तो लॉर्ड डलहौजी, 1843 में ये जो दास प्रथा पर आया तो एलनबरो। तीनों का नाम आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, फिर जो है 1853 के चार्टर एक्ट में और क्या किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में दोस्तों ये बात की गई कि सिविल सेवा, ये जो प्रतियोगिता जो है सिविल सेवा के लिए ये जो प्रतियोगिताएं जो होती है वो खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजन किया जाए। इसी अधिनियम में दोस्तों जो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था दोस्तों, उसमें जो 24 सदस्यों की संख्या थी उसको घटा करके 18 कर दी गई, 18 कर दी गई, ध्यान रखना। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो 1858 का जो अधिनियम आता है, 1858 के अधिनियम को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए साथियों, 1858 का अधिनियम हमारे भारत में सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश सरकार के प्रशासन को अस्त व्यस्त कर दिया गया। इसी कारण ब्रिटिश संसद को 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसके तहत कई प्रावधान जो है दोस्तों बदल दिए गए। सर्वप्रथम ध्यान रखना, इस अधिनियम से यह हुआ कि हमारा भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो कंपनी के हाथों से निकलकर डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात दोस्तों, इसी समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा जारी हुई जो 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दोस्तों इस उद्घोषणा को पढ़ा था। तीसरी बात, इसी अधिनियम से साथियों जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उनको वाइसराय का दर्जा दे दिया गया। इसलिए जो तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वो भारत के प्रथम वाइसराय बन गए और वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है ये बन गया भारत का प्रथम वाइसराय। चौथी बात दोस्तों, सन 1784 में जो द्वैध शासन की प्रथा शुरू हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वाला, उस प्रथा को यहां पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और दोस्तों इसके शासन व्यवस्था के लिए एक 15 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई और जिनका जो हेड होता था वो भारत राज्य सचिव का एक नवीन पद सर्जित हुआ जो भारत मंत्री कहलाया, जो भारत मंत्री कहलाया। यह भारत मंत्री जो है ब्रिटेन की संसद का एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था, जो ब्रिटेन की संसद के में बैठता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। पहला भारत मंत्री जो बना वो सर चार्ल्स वुड बने, ये ध्यान रखना, सर चार्ल्स वुड बने थे, इनको आप ध्यान रखें। सर चार्ल्स वुड जो है प्रथम भारत मंत्री बने। यह भारत मंत्री ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने के कारण भारत में जो भी शासन व्यवस्था की रिपोर्ट होती थी वो दोस्तों वाइसराय से प्राप्त करता, भारत में जो वाइसराय होता उससे प्राप्त करता और ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रखता था। यही से जो है द्वैध शासन की प्रथा जो है समाप्त हो जाती है। इस भारत मंत्री को जो वेतन भत्ता वगैरह जो दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था और वो प्रथा जो है भी 1919 के अधिनियम तक जारी रही। ठीक है, अगला दोस्तों, इस अधिनियम में क्या हुआ, 1858 के अधिनियम में यूरोपियन की जो दोस्तों सैन्य व्यवस्था थी उनको बढ़ाया गया भारत में, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से प्रशासन व्यवस्था छिन-भिन हो गई, अंग्रेजों को सबक मिला। दूसरी बात, अंग्रेज जो साम्राज्य विस्तार करना चाहते उस पर भी रोक लगाई गई। तीसरी दोस्तों, धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली जो नीति थी, गोद निषेध नीति, इन सहायक संधियां वगैरह, इन पर भी क्या लगा दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। दूसरी बात दोस्तों, ये जो 15 सदस्यीय कमेटी बनाई
भारत मंत्री वाली जो, इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता और 8 सदस्यों की नियुक्ति वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही होती थी। ठीक, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य, ये जो दोस्तों तत्काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी भारत में संधियां अनुबंध वगैरह हुए थे, उन सब को मान्यता प्रदान कर दी गई थी इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों ये 1858 के अधिनियम तक अपन बात करते हैं। यहीं से दोस्तों बात की गई कि अब जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है दोस्तों, जो ये नियुक्तियां जो है साथियों, संपूर्ण भारतीयों की जो नियुक्तियां होगी वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगी, यानी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। ध्यान रखना 1858 के अधिनियम में ही ये बात कही गई थी। तो इतना जरूर ध्यान रखें दोस्तों। आगे अपन जो अधिनियम है वो अगले संवैधानिक विकास के भाग 3 में देखेंगे। दोस्तों लगे हाथों में आपको देखो सवाल याद करवा देता हूं। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट में। भारत का जो वायसराय बना वो बना दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा से संबंधित विलियम बेंटिक है साथियों, दास प्रथा से संबंधित एलन बरो, और जो हमारा ये विधवा विवाह से संबंधित जो है वो लॉर्ड डलहौजी। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा, 1895 की तारीख, 1922 और 1934 क्या है साथियों। देखिए भारत में दोस्तों सर्वप्रथम संविधान की जो मांग की थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज दल के प्रारूप के माध्यम से हुई थी 1895 में। 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यह हुआ दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास भाग 2। कल हम दोस्तों संवैधानिक विकास का भाग 3 लेकर आएंगे और इसको समाप्त कर देंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा है साथियों, इसलिए धीरे धीरे समझाने पर ही आपको समझ में आएगा, एक साथ अपन नहीं कर सकते। साथ ही साथ में हमारी ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है। अब दोस्तों मैं साइंस की टर्मिनोलॉजी यानी साइंस की महत्वपूर्ण शब्दावली शुरू करूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है आपको बताया जाएगा। आप निश्चित होकर पढ़ते रहिए और हमारे दोस्तों सहयोग कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।